नमस्कार, अब मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं 9 बजे की 9 खबर। बेगूसराय से बड़ी खबर, पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला हुआ है। पोखरिया में हमला किया गया है, एक जवान घायल हुआ है। शराब के अड्डे पर छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला किया गया है। देसी शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो बेगूसराय से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पोखरिया में शराब कारोबारियों ने, शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। दरअसल शराब के छापेमारी के लिए पहुंची थी पुलिस की टीम, और इस दौरान किस तरीके से पुलिस टीम पर हमला हुआ, किस तरीके से पुलिस को दौड़ाया गया, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। शराब के अड्डे पर छापेमारी के दौरान यह हमला किया है। और हमारे साथ संतोष जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, क्या है पूरा मामला, और क्या यह माना जाए कि शराब बेचने वाले शराब माफिया इतने बेखौफ हो चुके हैं कि पुलिस का खौफ उनमें बिल्कुल नहीं? जी बिल्कुल, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि जो मामला अभी सामने आया है और जिस तरह से पुलिस के जवानों को वहां के शराब कारोबारियों ने खदेड़ दिया है, तो ऐसा कहा जा सकता है कहीं न कहीं पुलिस पर जो है शराब कारोबारी भारी पड़ रहे हैं। ये पूरा मामला इस तरह है, जैसे पुलिस को रात में ही सूचना मिली थी कि पोखरिया में कुछ जगहों पर जो है देसी और विदेशी शराब का कारोबार किया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर आज सुबह जो है पुलिस वहां पहुंची और उक्त स्थान पर छापेमारी शुरू की। जैसे ही पुलिस ने छापेमारी शुरू की, जो भी कारोबारी थे उन लोगों के द्वारा एकाएक हमला कर दिया गया, और तस्वीरों में स्पष्ट देखा जा सकता है कि दर्जनों की संख्या में महिला और पुरुष जो है कारोबारी, उन्होंने पुलिस को खदेड़ा है। इस क्रम में एक पुलिस का जवान घायल भी हुआ है, हालांकि उसका इलाज जो है निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। और पुलिस उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस वहां पहुंची, और किसी तरह जो भी वहां पुलिस टीम गई थी उस जो जान बचा के वहां से भागा, उसको वापस थाने लाया गया। जी संतोष, क्या पुलिस को अंदाजा नहीं था कि यहां पर बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी हो रही है, शराब बेची जा रही है और उन पर हमला हो सकता है? जी बिल्कुल, जो मामले सामने आ रहे हैं, लगातार पुलिस के द्वारा छापेमारी भी की जा रही है, और जो शराब माफिया है उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है, और शराब बरामद भी किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं का कहा जा सकता है, जो पुलिस को अनुमान तो था ही, जो कई जगहों पर शराब का कारोबार किया जा रहा है, लेकिन कम संख्या में पुलिस बल लेके कैसे पहुंची पुलिस, ये तो इससे स्पष्ट ये लगता है कि पुलिस को पूरा अनुमान नहीं था कि वहां पुलिस पर टीम पर हमला भी हो सकता है, और ग्रामीणों का विरोध भी देखने को मिलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सीतामढ़ी में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। नगर थाना के रिंगबांध मोहल्ले में अपराधियों ने सिद्ध आश्रम के महंत हरिनारायण दास की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, अपराधियों ने इस दौरान महंत की एक महिला रिश्तेदार को भी लाठी डंडों से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पुलिस अपराधियों का सुराग सीसीटीवी की मदद से लगाने में जुटी हुई है। परिजनों ने इस मामले में 4 लोगों को नामजद किया है, जिसमें सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय का एक वकील भी शामिल है। इस घटना के बाद लोगों में दहशत है। हमको बुलाया तो हम कहा कि भाई आप लोग मंदिर में आ जाओ, तो हम लोग चप्पल जूता पहने हुए कह करके हमारा कॉलर पकड़ लिया। कॉलर पकड़ के हमको खींचना चाहे बाहर की तरफ से, हमारी पत्नी, हमारे गुरु जी, समझे। इन लोग मैंने फोन पर आकर के हमको धक्का मार के पीछे कर दिए। बाबू हमारे साथ, बाबू को भी हम पीछे धक्का दिए। गेट चूंकि बंद करने के क्रम में जो है वो लाठी वगैरह से और गन से भीतर में हाथ घुसा करके गन को फायरिंग किया भीतर। तो फोन पर तो हमारी पत्नी और बाबा थे, बाबा को लग गया। पत्नी को जो लाठी उठी जो चलाया था, उस लाठी से भी कपार ऊपर लगा है, उसका कपार ऊपर सब फूट गया हुआ। और उसी कैंपस में ही रहने वाले जो पहले उन्हें कोई जमीन रजिस्ट्री कर दिए थे, यही बसाए हुए थे, उन्हीं लोगों को आरोपित कर रहे हैं। छापेमारी हो रही है। सर, कितने लोगों को आरोपी किया गया? अभी तो 4 आदमी का बता रहे हैं और बाकी अज्ञात बता रहे हैं। और हमारे साथ राकेश रंजन जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। राकेश, पूरा मामला क्या कुछ है और पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची है?
जी अलीम, आपको बता दूं कि जो हाल के दिनों में सीतामढ़ी जिले में जो आपराधिक वारदात हो रही है उस पर नकेल लगाने में जो जिला पुलिस है वो पूरी तरीके से नाकाम साबित रही है और लगातार हत्याओं का दौर कहा जा सकता है कि सीतामढ़ी जिले में चल रहा है। कल 2 जगहों पर गोलीबारी की घटना हुई है। सीतामढ़ी के सोनवर्षा के जयनगर में भी अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसको गंभीर स्थिति में निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया और ठीक 1 घंटे के भीतर यह दूसरी घटना सीतामढ़ी शहर में अपराधियों द्वारा अंजाम दी जाती है और तैयारी करके घर में अंदर प्रवेश करके जो सिद्धाश्रम के महंत थे उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है और अब तक पुलिस इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से शिनाख्त करने का पुलिस दावा कर रही है कि अपराधियों का शिनाख्त किया जा रहा है, लेकिन 12 घंटे हो गए, अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। और हाल के दिनों में जो सीतामढ़ी जिले में आपराधिक वारदात की जो बढ़ोतरी हुई है उस पर पुलिस प्रशासन अपराधियों पर नकेल कसने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है और शहरी इलाकों में जिस तरीके से बाइक चोरी और हत्या की जो वारदात हो रही है उससे आम लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया है और जो पुलिस है उस पर लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। लेकिन राकेश, सवाल यह भी है कि अपराधी आखिर कैसे एक घर में घुसते हैं और घर में घुसकर किसी महंत की हत्या कर देते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। तो क्या यह माना जाए कि पुलिस मुस्तैदी से तैनात नहीं है या पुलिस की मुस्तैदी सही तरीके से नहीं है? जी आपने सही कहा अलीम, क्योंकि जो हाल के दिनों में जिस तरीके की लगातार ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही है और पूरे मामले को लेकर जिस तरीके का पुलिस का शिथिल रवैया रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर अपराधी इतने सजग कैसे हो सकते हैं कि लगातार शहर के किसी भी इलाके में आते हैं, घटना को अंजाम देते हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि पुलिस आखिरकार उनकी कार्यशैली पर क्यों नहीं जो चुस्ती का दावा करती है पुलिस, क्यों नहीं पुलिस चुस्त हो रही है। अपराधी लगातार बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं होने के बाद भी कांडों का उद्भेदन नहीं हो रहा है, हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन पर यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर पटना में वाहन चोर आए दिन गाड़ियों पर हाथ साफ कर देते हैं। पुलिस की मुस्तैदी को धत्ता बताते हुए बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। गर्दनीबाग इलाके में वाहन चोरों ने एक स्कॉर्पियो पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। और बात गोड्डा की, जहां के कुरमन गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई जब एएनएम ने 20 दिसंबर 2020 को गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड की एक्सपायरी दवा बांट दी और यह भी कहा गया कि डिलीवरी तक यह दवा लेनी है। लेकिन खुलासा तब हुआ जब उन्हीं महिलाओं ने पेट दर्द की शिकायत पर दवा की एक्सपायरी डेट देखी। गौर से जब देखा गया तो पता चला कि दवा के डिब्बे पर अगस्त 2021 एक्सपायरी डेट है, मगर डिब्बे के भीतर जो दवाइयां रखी हैं उन पर जनवरी 2021 की अंतिम तारीख है। सवाल के जवाब में सिविल सर्जन ने कुछ भी नहीं कहा। इतना सारा दवाई दिए, हम उसमें देखना चाहते थे कि उसमें दाम कितना है, तो वही देखने के लिए तो देखें अचानक से कि इसमें तो डेट एक्सपायर हो गया है। तो फिर हम बोले कि हाँ सच में एक्सपायर हो गया है, तब से हम बंद कर दिए। जब अपना घर में जो दवाई मिला था उसमें डब्बा में और अंदर दवाई में एक ही डेट लिखा था एक्सपायर, 1 जनवरी 2021 को एक्सपायर हो गया था। कोरोना को लेकर देश के कई राज्यों समेत बिहार में भी अलर्ट है, लेकिन यहां पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो हैरान करने वाली है। सदन में बैठने वाले विधायक और मंत्री जी भी इसको लेकर गंभीर नजर नहीं आते। ऐसा नहीं है कि सभी विधायक नियमों का पालन नहीं करते। आइए आपको सुनाते हैं विधायकों की राय कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर क्या कुछ है। आपसे बात करें तो मास्क लगावे तो आप कहेंगे कि मास्क लगा के बतिया रहे हैं, काफी देर से टहल रहे हैं। वही तो आप मेरे पीछे पीछे ड्यूटी कीजिए, अच्छा रहेगा। कोरोना को लेकर सबको अलर्ट रहना चाहिए और हम सभी इस चीज को लेकर काफी संवेदनशील हैं और सरकार भी इस पर लगातार काम कर रही है। क्या लगता है सर, समाप्त हो गया क्या? जी नहीं समाप्त नहीं हुआ।
कोरोना काल तो बिहार में तो खत्म है। आप ही को खाली मुंह में बांधे हुए, हम लोग तो नहीं है बांधे। बिहार में 100% खत्म है। एगो दूगो जहाँ कोई कमजोर आत्मा होगा, जो डरे हुए लोग होंगे, उन्हीं को कोरोना होगा, वरना यहाँ कोरोना को लोग, यहाँ बिहार के लोग ओढ़ना की तरह ओढ़ के चलते हैं। ध्यान ले रहे हैं, आपका सुझाव के लिए धन्यवाद। ठीक है ना, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, हम लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट में मास्क लगाते हैं तो थोड़ा परेशानी हो जाता है, लेकिन हम लोग मास्क रखे हुए हैं। विधानसभा के द्वारा भी हम लोग को मास्क मिलता है। और अब बात बिहार के फ्लाईओवर्स की। पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए नए फ्लाईओवर बनाने का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच कुछ फ्लाईओवर मेंटेनेंस के अभाव में खतरे को न्योता दे रहे हैं। दानापुर रेलवे स्टेशन के पास फ्लाईओवर बेली रोड, एम्स और बेटा को जोड़ता है। कहने को इस पर सैकड़ों बिजली के खंभे हैं, बल्ब भी लगे हैं, लेकिन रखरखाव के अभाव में सब बेकार है। बदहाली का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। यानी हर वक्त यहाँ गाड़ियों। राजधानी पटना में ट्रैफिक संचालन के लिए कई जगह फ्लाईओवर बनाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्लाईओवर हैं जिनकी किस्मत अब बदरंग हो चुकी है। इस वक्त हम दानापुर फ्लाईओवर पर हैं और देखिए यहाँ पर यह कितना महत्वपूर्ण फ्लाईओवर है। एक बेली रोड से इस पे रास्ता आता है और गाड़ियों का हर वक्त आना जाना लगा रहता है। और ये जो रास्ता है ये दानापुर रेलवे स्टेशन की तरफ से आता है और एक और रास्ता है जो ये इधर सीधे एम्स चला जाता है। अगर आप कैमरा पर्सन मनीष दिखा पाए, ये देखिए एम्स चला जाता है। लेकिन विडंबना ये देखिए कि पुलिस और सीसीटीवी कैमरे की बात छोड़िए, यहाँ बिजली के खंभे जरूर हैं लेकिन उस पर बल्ब नहीं जल रहा है। और ये वाकई में अंधेरा होना, जाहिर सी बात है लोग खतरा मोल लेकर, रिस्क गेन करके इस फ्लाईओवर पर आ जा रहे हैं। और ये स्थिति तब है जब ये व्यस्ततम फ्लाईओवर है, यानी हर वक्त यहाँ गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है और लोग राम भरोसे अपना जीवन दांव पर लगाकर यहाँ से आने जाने को विवश हैं। वाकई में देखिए, अब ये एक साइकिल से जा रहे हैं शख्स, अंधेरा है, जाहिर सी बात है इन्हें दूसरे गाड़ियों से जो लाइट जल रही है उसी का सहारा है और उसी के सहारे वो जाने को मजबूर हैं। इसके अलावा कहीं बिजली के खंभे जरूर लगा दिए गए हैं सब जगह, लेकिन कहीं भी रोशनी की व्यवस्था नहीं है। ठीक इसके बगल में एक नया दीघा एम्स एलिवेटेड रोड है। ये पथ जो है, इस पथ पर देखिए वहां पर आपको जरूर बिजली के खंभे दिखेंगे, वहां पर लाइट दिख रही है। लेकिन पता नहीं क्यों पटना जिला प्रशासन हो या फिर जिनकी ये जिम्मेवारी बनती हो, उन्होंने इस फ्लाईओवर का ख्याल नहीं रखा। लिहाजा लोग इसी तरीके से खतरे लेकर इस फ्लाईओवर पर आने जाने को विवश हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना के आर ब्लॉक फ्लाईओवर को मार्च के अंतिम सप्ताह में हर हाल में चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। यही वजह है कि रात के अंधेरे में भी निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और मजदूर फ्लाईओवर पर फिनिशिंग के काम में जुटे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। दिन के उजाले में ही नहीं बल्कि रात के अंधेरे में भी विकास का काम तेजी से चल रहा है। राजधानी पटना में आप देख सकते हैं कि रात का वक्त है, लेकिन जो आर ब्लॉक से करबिगहिया तक जो फ्लाईओवर का निर्माण है वो तेजी से चल रहा है। सभी मजदूर रात में भी जुटे हुए हैं काम में और देख सकते हैं किस तरह से तत्परता के साथ जो फ्लाईओवर है उसका निर्माण कार्य जारी है। आप देखिए कि बड़े बड़े मशीन यहाँ पर लगे हुए हैं और जो अलकतरा है मसाला तैयार किया जा रहा है। तो हम मजदूर से ही बात करेंगे, लेकिन बता दें आपको कि राजधानी वासियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है और मार्च के अंतिम सप्ताह में टारगेट रखा गया है। जो पथ निर्माण विभाग है उसके अधिकारियों ने इसे साफ तौर पर टारगेट रखा है और देख सकते हैं कि यही वजह है कि काम चल रहा है। यानी पुल निर्माण और पथ निर्माण दोनों के अधिकारी जो है लगातार मुआयना कर रहे हैं और रात का वक्त है, आपको हम दिखा पा रहे हैं कि देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं रात में भी काम कर रहे हैं। तकरीबन 50 मीटर तक मात्र अब काम रह गया है। तो समझ सकते हैं कि आर ब्लॉक से अब
लोगों को इनकम टैक्स जाने की जरूरत नहीं होगी, ना ही अब अशोक सिनेमा जाना पड़ेगा, बल्कि गर्दनी बाग की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो सीधे आर ब्लॉक से लेकर आप स्टेशन तरफ जा सकते हैं, चिड़ियाटार पुल पर चढ़ सकते हैं। वहीं जो इनकम टैक्स चौराहा से आने वाले लोग हैं उनके लिए दो विकल्प हो जाएगा, एक अशोक सिनेमा होकर तो दूसरा आर ब्लॉक होकर आप कंकरबाग राजेंद्र नगर जा सकते हैं। जाहिर है जिस तरह से टारगेट दिया गया है तो जो मजदूर हैं, जो इंजीनियर हैं, वो लगातार तत्पर दिख रहे हैं। यही वजह है कि रात में भी युद्ध स्तर से जो फ्लाईओवर है उसका निर्माण कार्य जारी है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। का रुख करते हैं जामताड़ा में। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 40 घंटों के बाद शव का पोस्टमार्टम हुआ है। आपको बता दें पोस्टमार्टम हाउस में 40 घंटों से शव पड़ा हुआ था। सोमवार से ही परिजन भटक रहे थे, परेशान थे और न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। रविवार को बरामद हुआ था शव, उसके बाद से लगातार शव पोस्टमार्टम हाउस में रखा हुआ था, पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा था। न्यूज़ 18 ने जब इस खबर को दिखाना शुरू किया तो प्रशासन की नींद खुली और शव का पोस्टमार्टम किया गया। जमुई के खैरा प्रखंड के अंतर्गत बानपुर पंचायत के महादलित टोला में आज भी सरकारी योजनाओं की राह देख रहे हैं। महादलित टोला में न तो राज्य सरकार की नल जल योजना पहुंच सकी है और न ही आवास योजना का लाभ मिला है। लगभग 1000 की आबादी वाले इस टोले में सरकारी योजनाओं के अभाव में लोगों की जिंदगी नर्क सी हो गई है। इन बेबस परिवारों से बातचीत की संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के बानपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 की बात करें तो जो महादलित बस्ती है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महादलितों का घर है और देख सकते हैं कि जो सुविधा के नाम पर अगर बात की जाए तो ये हैंडपंप बना लगा था पीएचईडी विभाग के द्वारा, खराब पड़ा हुआ है। नल जल योजना की पहुंचाने की बात थी लेकिन इस टोले तक, इस महादलित बस्ती तक नल जल का योजना नहीं पहुंचा। शौचालय बना था यहाँ पर और शौचालय बना था कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान होगा, लेकिन शौचालय का हाल ये है कि देख सकते हैं कब्ड़खाना का रूप ले चुका है। सैकड़ों की आबादी है यहाँ पर और परेशानी इस कदर की जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत परेशानी हो तो बहुत दूर से लाते हैं। हाँ, देखिए गड्ढा से उस तरफ। हाँ, गड्ढा है, पानी के पार होते हैं, लेके रोड के किनारे से लेकर आते हैं। हाँ। गिर जाएंगे तो गोड़ हाथ टूट जाएगा तो कौन इलाज करेगा। अच्छा, शौचालय भी नहीं, देख रहे कि पानी लेकर आप ला रही हैं, शौचालय भी नहीं आप लोगों के पास? ना शौचालय ना है ना तो और कुछ है ना, तो के लिए बाहर जाना पड़ता है। हाँ, बाहर जाना। तो शौचालय जो बना था उसका क्या हुआ? नहीं दिया हमरा रखे। शौचालय तो बना है ना, बहुत सारा शौचालय बना। केकरो दिया केकरो नहीं दिया। पानी के लिए कितना परेशानी? हम लोग का पानी परेशानी होते हैं। हम लोग का यथी नहीं है, न टंकी दिया है न तो हम लोग का घर है, घर द्वार हम लोग का टूटा फूटा घर है। तो मुखिया जी क्या किए? मुखिया जी तो जीता तो पहले से एगो घर दिया तो टूट फूट गया है। कभी आया कि नहीं यहाँ पर देखने? कभी नहीं आया। अगर दावा किया जाता है तो उसका हकीकत ये है, इन लोगों को अफसोस है कि मुखिया जी कुछ सुनते नहीं, अधिकारी कुछ सुनते नहीं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। गोपालगंज में न्यूज़ 18 की खबर ने एक बार फिर अपना असर दिखाया है। कुचायकोट के बनकट्टा पंचायत में नल जल योजना में अनियमितता की खबर को जिस तरह से न्यूज़ 18 ने दिखाया, अब उस पर संज्ञान लिया गया है। जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और अनियमितता को सही पाया, जिसके बाद दोषियों के ऊपर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि बनकट्टा के मुखिया पर भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। दरअसल वार्ड नंबर 5 और 6 में नल जल योजना की राशि निकालने के बाद भी कोई काम नहीं किया गया था। धरातल पर नहीं उतरा है, इसी के जांच पड़ताल हो रहा है। वरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा इसका जांच पड़ताल किया जा रहा है। समीक्षा किया, समीक्षा के क्रम में पाया कि वार्ड नंबर 6 एक ऐसा वार्ड है जिसमें पैसा संपूर्ण निकासी कर ली गई है, लेकिन अभी तक जो है व्यवहारिक रूप उसका रूप नहीं ले पाया, काम नहीं हुआ है। काम इस सेंस में नहीं हुआ कि 10 लाख 16-17 लाख निकाला गया, लेकिन 10 लाख तक का ही हो पाया।